चलिए, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है इसको जानते हैं। यदि ए और बी कोई दो मैट्रिक्स हैं, ए is equals to Aij m cross n and B equals to Bjk n cross P be two matrices such that the number of column of A is equal to the number of row in B, then the m cross P matrix C equals to Cik m cross P such that Cik equals to summation of j equals to 1 to n Aij Bjk is called the product of A and B, and we write C equals to AB। कोई भी दो मैट्रिक्स हैं, उन दो मैट्रिक्स को गुणा करने के लिए जो पहली वाली मैट्रिक्स है उसमें जितने नंबर ऑफ कॉलम हैं और जो दूसरी वाली मैट्रिक्स है उसमें जितने नंबर ऑफ रो हैं वो अगर इक्वल होंगे तो हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर पाएंगे, और अगर इक्वल नहीं होंगे तो हम मैट्रिक्स को गुणा नहीं कर पाएंगे। कैसे, जरा ध्यान से देखिएगा। मान लिया मेरे पास a इक्वल्स टू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड b इक्वल्स टू मेरे पास है 1 2 3 4 एंड 5 6। क्या ये दो मल्टीप्लाई हो पाएंगे? देखो, इसमें नंबर ऑफ, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। तो देखो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 3 है। यहाँ पर नंबर ऑफ रो कितने हैं? 3 है। तो a और b गुणा हो पाएंगे? तो उत्तर होगा बच्चों हाँ, हो पाएंगे। अगर इसी प्रकार मेरे पास a इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 होता और b इक्वल्स टू मेरे पास 1 2 3 4 5 6 होता, क्या ये दुगुना हो पाए? तो आंसर क्या होगा बताओ? a इंटू बी हम निकाल पाएंगे। देखो, इसका ऑर्डर है बेटा 2 क्रॉस 3 और इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। देखो यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? 3। यहाँ पर नंबर ऑफ रो कितने हैं? 2। इसका मतलब है दोनों इक्वल नहीं हैं, तो ए बी का मल्टीप्लिकेशन हम नहीं कर पाएंगे। तो साफ साफ बातों में स्पष्ट है कि दो मैट्रिक्स को अगर गुणा करना है तो नंबर ऑफ कॉलम जो पहली मैट्रिक्स का है वो नंबर ऑफ रो सेकंड मैट्रिक्स का होना चाहिए, तब जाके हम गुणा कर पाएंगे। ऐसे भी बाद में आपको समझ में आएगा। जैसे मान लिया यहाँ पर मैं A41 इंटू ए या B14 कर रहा हूँ, तो बाद में आपको समझ में आएगा कि ये एलिमेंट, देखो ये एलिमेंट 4 4 पे जाने वाला है। यहाँ जो नई मैट्रिक्स के बाद जो मल्टीप्लिकेशन वाली मैट्रिक्स बन रही है उसमें ये C44 के एलिमेंट का पार्ट बनने जा रहा है। तो इस तरह से हम गुणा करते हैं। अब जैसे इन जनरल अगर मान लिया मेरे पास a बराबर 1 2 3 4 है और b बराबर मेरे पास 4 1 2 1 है, तो गुणा कैसे करेंगे? देखो, a इंटू बी अगर मुझे निकालना है तो लिखो यहाँ पर 1 2 3 4 और 4 1 2 1, इसको गुणा करेंगे। देखो, पहले वाले रो को आप पहले वाले कॉलम के साथ गुणा करोगे, कितना आया? 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 2। फिर ऐसे इसको इस वाले कॉलम के साथ गुणा करोगे तो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1। ऐसे इसको गुणा करोगे 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 2। इसी प्रकार यहाँ 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1, और गुणा होकर क्या बनेगा जरा ध्यान से देखना। 4 और 4 8, 2 और 1 3, 12 और 8 20 और 3 और 4 7। यानी कि इन दो मैट्रिक्स को गुणा करके जो आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स बना वो ये बना। तो आशा करता हूँ कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को लेके जो कॉन्सेप्ट है और मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है इससे आप भली भांति परिचित हो गए हैं। अब बात करते हैं एक नया टॉपिक की, नाम है स्क्वायर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है इसको जरा जानिए, फिर इससे संबंधित जो भी हमारे कॉन्सेप्ट होंगे उसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है बेटा? ए मैट्रिक्स कंटेन नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर सेम। यानी कि कोई भी ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें टोटल नंबर ऑफ कॉलम और टोटल नंबर ऑफ रो सेम है, तो उस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अब लिखने का तरीका देखो, ए मैट्रिक्स A बराबर Aij m क्रॉस n इज सेट टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ
आप चुपचाप से लिख दीजिए m बराबर n, खत्म कहानी। यानी कि ये m क्या है, नंबर ऑफ रो है, ये n क्या है, नंबर ऑफ कॉलम है। और अगर ये दोनों बराबर हो गए तो हम बोल देंगे कि मैट्रिक्स क्या है, आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो लिखेंगे कैसे, तरह ध्यान देना, a बराबर a11 a12 डॉट डॉट a1n a22 21 22 2n, फिर a31 डॉट डॉट a3n, फिर ऐसे क्या आएगा an1 an2 डॉट डॉट ann। ये मैट्रिक्स हुई आपकी स्क्वायर, जिसका ऑर्डर कितना है, n क्रॉस n। देखिए यहां पर क्या है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में हमें क्या देखना है, अब यहां पर ध्यान देखना, दो तरह की डायगोनल बन रही है हमारी। एक तो डायगोनल ये बन रही है, आप लोग देख पा रहे होंगे, और जो दूसरी डायगोनल है बच्चों, वो हमारी ये बन रही है। दो डायगोनल बन रही है। अब इन दो डायगोनल को हम थोड़ा सा और बेहतरीन तरीके से समझें तो ऐसी डायगोनल जिसमें i इक्वल्स टू जे, यानी कि इसके एलिमेंट क्या है, इसके एलिमेंट को हम ऐसे लिखते हैं a i j। आप i की जगह जैसे 1 रखोगे, j की जगह 2 रखा तो a12, यानी कि a12 वाला एलिमेंट है। तो ऐसी डायगोनल जिसमें i बराबर j होता है उसको हम प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। यानी कि i इक्वल्स टू जी, देखो यहाँ पर 1 इक्वल्स टू n नहीं है, यहाँ पर 3 इक्वल्स टू 2 नहीं है, यहाँ पर n इक्वल्स टू 1 नहीं है। तो इसका मतलब ये आपकी प्रिंसिपल डायगोनल नहीं है। तो प्रिंसिपल डायगोनल कौन है, a11, यानी कि दोनों बराबर, दोनों बराबर। तो ये जहां पर aij सच दैट i इक्वल्स टू j हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल। अब इस प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर वाली जो डायगोनल है, ये वाली, इसको हम बोलते हैं सुपर डायगोनल। और जो इससे नीचे वाली डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे वाली, इस डायगोनल को हम बोलते हैं क्या, सब डायगोनल। इतनी बात समझ में आई। और इससे ऊपर वाली को आप सुपर डायगोनल बोल सकते हैं, इससे नीचे वाली को आप सब डायगोनल बोल सकते हैं। तो कुल मिला के कहने का आशय मेरा ये है कि अगर आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स में इस डायगोनल को हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, ये नॉन प्रिंसिपल डायगोनल होगी। और बाकी जो है आपकी ये वाली प्रिंसिपल डायगोनल से जस्ट ऊपर वाली, यहां पर हम बोल सकते हैं कि ऐसा aij जहां पर j जो है i से बड़ा है, j जो है i से एक बड़ा है, नहीं j जो है यहां पर ऐसे रहने दीजिए। ये वाली जो डायगोनल है, इस डायगोनल को हम क्या बोलते हैं, सुपर डायगोनल बोलते हैं। और इसी प्रकार इस प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे वाले डायगोनल को हम क्या बोलते हैं, सब डायगोनल बोलते हैं। इससे ऊपर वाली को सुपर और इससे नीचे वाली, इससे भी नीचे वाली को सब डायगोनल बोल के काम समाप्त करते हैं। ठीक हो गया। अब ये बात आ गई हमारे डायगोनल मैट्रिक्स की, प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स की, सुपर डायगोनल की और सब डायगोनल की। हमने जितने भी इसमें डायगोनल्स होती हैं उन डायगोनल के बारे में चर्चा कर ली है। अब हम बात करते हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, या डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं इसको, हम डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो ऐसी मैट्रिक्स A इक्वल्स टू aij n क्रॉस n is said to be प्रिंसिपल डायगोनल, नहीं सॉरी, यहाँ said to be डायगोनल मैट्रिक्स इफ, ध्यान देना, इफ aij को कैसे लिखते हैं, देखो, इफ aij यानी कि जहां पर i बराबर j है वहां पर आप जीरो और नॉन जीरो दोनों लिख सकते हो, आपकी इच्छा है। लेकिन जहां पर i इज नॉट इक्वल टू j है तो वहां पर तो इसका मान पक्का क्या आना चाहिए, जीरो। उदाहरणतः मान लिया हमारे पास ए मैट्रिक्स है 1 0 0 2 0 0 0 0 0 और 0। इसको थोड़ा सा एक बार यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, जरा ध्यान देना, मतलब कि ये इसके नीचे, इसके नीचे। अब देखिए यहाँ पर ना i इक्वल्स टू जे यहाँ पर है और i इज नॉट इक्वल्स टू जे यहाँ पर, और i इज नॉट इक्वल्स टू जे यहाँ पर है। तो मैंने क्या बोला, जो ये प्रिंसिपल डायगोनल है इसके एलिमेंट जीरो और नॉन जीरो कुछ भी हो सकते हैं।
लेकिन इसके बाहर के जो एलिमेंट हैं ये सारे के सारे क्या होने चाहिए, जीरो। ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। एक बार दोबारा रिपीट कर लीजिए कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें जब i बराबर j है तो उसको जीरो रखो या नॉन जीरो रखो, बात बराबर है, चलेगा। लेकिन जब i इज नॉट इक्वल टू जीरो है तो उसका मान जीरो आना चाहिए। और अगर ऐसी मैट्रिक्स है तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर मान लिया यहां पर ये आएगा 1 2 4 5 0 0 0 0 0, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? तो आप सबसे पहले देखोगे कि प्रिंसिपल डायगोनल ये है भैया, और प्रिंसिपल डायगोनल मैंने आपसे बोला जीरो रखो नॉन जीरो रखो, आपकी इच्छा है, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन इससे बाहर आप स्वतंत्र नहीं है, तो यहाँ पर भी जीरो आना चाहिए था, यहाँ पर भी जीरो आना चाहिए था, जो कि नहीं आया, तो इसका मतलब है नॉट डायगोनल मैट्रिक्स हो गई, नॉट डायगोनल मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, इतनी बात से सहमत हैं? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद हम बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स की। ये स्केलर मैट्रिक्स क्या है? देखो, मैंने अभी आपको डायगोनल मैट्रिक्स में बोला था कि डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट हैं वो या तो जीरो हो या नॉन जीरो हो, कुछ भी हो, आपकी इच्छा, कितने जीरो हो कितने नॉन जीरो हो इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उससे बाहर, प्रिंसिपल डायगोनल से बाहर के जितने एलिमेंट हैं वो सारे जीरो होने चाहिए। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में थोड़ा सा बंदिश क्या आती है, देखो, ए बराबर ए आई जे एन क्रॉस एन इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ, देखो, ए आई जे बराबर के if I is equals to j and 0 if I is not equals to j। यानी कि जब जब आपका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट में जब जब i इक्वल टू j है, इसका मतलब प्रिंसिपल डायगोनल है, और जब i इज नॉट इक्वल टू j है, इसका मतलब इसके अतिरिक्त है। तो इसके अतिरिक्त सारे एलिमेंट जीरो ही आने चाहिए। लेकिन अब यहां पर भी क्या है, यहां पर भी फिक्स्ड है, यानी कि अगर आपने यहां पर जीरो रख दिया पहला एलिमेंट तो जीरो 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 ही आना पड़ेगा। यहां पर वन रख दिया तो वन 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 आना ही चाहिए। यहां पर 1/2 रख दिया तो 1/2 1/2 1/2 1/2 रख दिया। यहां पर 3 रखा तो 3 3 3, यानी कि कुल मिला के कि ये जो आपने के रखा, ये के आपका सब फिक्स हो जाए। जहां के क्या है बेटा, आपका रियल नंबर है, कुछ भी रख सकते हो। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। फिर एक ही इसका रूप है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, देखो इसमें क्या है, ए मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू ए आई जे इज सेड टू बी यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें क्या है, इफ, देखो यहां पर के की जगह 1 रिप्लेस हो जाता है। जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगी आपकी, ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगी आपकी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगी। 3 क्रॉस 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करेंगे तो ये 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी। 1 क्रॉस 1 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात करेंगे तो ये 1 बन गया। तो ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स या ऐसी स्केलर मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 1 होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। ये हो गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब बात करते हैं हम ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स की। किसकी बात कर रहे हैं, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए, माना आपके पास एक मैट्रिक्स है A11 A12 A1n A21 A22 A2n, ऐसे ये n1 an2 डॉट डॉट ann। ये आपकी n क्रॉस n की मैट्रिक्स है बच्चों। इस n क्रॉस n की जो मैट्रिक्स है, इसमें आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है बच्चों, प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। अब इसको हम प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं तो इसके एलिमेंट को हम द एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल बोलेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट बोलेंगे। इनका जो सम होगा ना, यानी कि ये जितने भी एलिमेंट हैं इनका जो सम आएगा,
A11 A22 A33 प्लस डॉट डॉट ANN, इसको हम बोलते हैं बच्चों ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल करते हैं, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। A बराबर 1 2 3 4 5 6 1 2 1 है। तो अगर आपसे कोई ट्रेस पूछेगा, तो ट्रेस ए पूछेगा, तो आपकी सबसे पहले नजर जानी चाहिए इसके प्रिंसिपल डायगोनल पर। ये प्रिंसिपल डायगोनल है। अब इसके एलिमेंट पर नजर जानी चाहिए। इसके एलिमेंट क्या है 1 5 1। अब इसके सम पर नजर जानी चाहिए, तो 1 + 5 + 1 = कितना होता है, मेरे ख्याल से 7 होता है। तो इस मैट्रिक्स का अगर आपसे कोई ट्रेस पूछेगा तो इसका ट्रेस कितना आया, 7 आ गया। एक बात बहुत महत्वपूर्ण मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको चीजें छोटी लग रही होंगी, वास्तव में छोटी हैं, लेकिन इसका उपयोग जब आने वाले भविष्य में आप मैट्रिक्स आव्यूह के अन्य अध्यायों में करेंगे, तो आप यकीन मानो ये बहुत ही सहायक सिद्ध होने वाले हैं आगे के काम के लिए। इतना हो गया। अब हम बात करते हैं, एक नया टॉपिक है प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स। क्या होता है प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स, इस पर हम चर्चा करते हैं। पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। देखिए, ये स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी principal submatrix of A if its principal diagonal element are the principal diagonal element of the original matrix। सबसे पहले यहां पर बात आई सब मैट्रिक्स की, और सब मैट्रिक्स आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, और अगर नहीं पता तो आप मेरा पुराना व्याख्यान सुनिए, आपको वहां पर सब मैट्रिक्स के बारे में बखूबी समझ में आ जाएगा। सब मैट्रिक्स का मतलब है कि हम एक मैट्रिक्स में से रो और कॉलम को हटाते हैं या ना हटाएं, हमारी इच्छा, लेकिन सारे के सारे ना हटाने के बाद जो मैट्रिक्स हमारी बचती है उसको हम सब मैट्रिक्स बोलते हैं। लेकिन यहां पर क्या कह रहे हैं कि ऐसी स्क्वायर सब मैट्रिक्स, पहली बात तो सब मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए, ऐसी स्क्वायर सब मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट अगर ओरिजिनल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के जैसे हैं या उसके सबसेट है, तो वो जो मैट्रिक्स बन रही है उसको हम प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स बोलेंगे। कैसे, जरा ध्यान देखिएगा। मान लिया A बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। मैं यहां पर दो मैट्रिक्स बनाता हूं, ध्यान दीजिएगा। चलो 3 बना लेता हूं। पहली मैट्रिक्स मैंने 1 बनाई, दूसरी मैंने मैट्रिक्स 1 2 4 5 बनाई, तीसरी मैट्रिक्स मैंने 1 3 7 9 बनाई। देखो, पहले तो चेक करेंगे, या मैंने एक और बना ली, चलो यहां पर मैंने बना लिया 1 2 3 4 5 6। अब पहले चेक करेंगे क्या ये सब मैट्रिक्स है या नहीं। पहली बात तो सब मैट्रिक्स होना चाहिए। देखिए, अब अगर मैं यहाँ पर मैंने सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, सेकंड रो और थर्ड रो और सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम हटा दिया तो 1 बच गया, तो इसका मतलब ये सब मैट्रिक्स है, ये अभी सब मैट्रिक्स है। ठीक है। अब ऐसे ही मैंने 1 2 4 5 का मतलब मैंने इसको हटा दिया और मैंने इसको भी हटा दिया, तो मैट्रिक्स बनी हमारी 1 2 4 5, तो इसका मतलब ये भी सब मैट्रिक्स है, चलेगा। अगला मैंने 1 3 7 9 का मतलब है मैंने ये 20 का ये हटा दिया और 20 का ये हटा दिया, तो आप देख रहे होंगे 1 3 और 7 9 बच रहा है, तो ये भी आपका सब मैट्रिक्स है, कोई तकलीफ नहीं यहां तक का। अब इसके बाद में अगर थर्ड वाले रो को हटा दूं तो 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 ये भी आपका सब मैट्रिक्स है, इस पर भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, सब मैट्रिक्स वाला जो इसकी अग्नि परीक्षा थी उसमें ये पास हो गया। लेकिन अब बात आती है कि स्क्वायर सब मैट्रिक्स कौन कौन है। देखो, इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 1 है, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है। तो ये जो है सब मैट्रिक्स नहीं है, स्क्वायर सब मैट्रिक्स नहीं है। तो इसका मतलब ये तो पहले हो गया कि नॉट प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स। क्यों हुआ, आप बेहतर तरीके से जानते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहले आपको स्क्वायर सब मैट्रिक्स होना पड़ेगा। चलिए, ठीक हो गया। अब ये तीनों स्क्वायर सब मैट्रिक्स हैं, ऑल आर स्क्वायर सब मैट्रिक्स। हाँ, स्क्वायर सब मैट्रिक्स। अब चलो, ये भी पास हो गया। अब क्या प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स हैं, तो प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स में इनके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट इनके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट से ही आने चाहिए। कैसे, देखो यहां पर 1 है, यहां पर इसका 1 प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स है। यस। अब अगला देखो, ये इसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 1 और 5 हैं, इसके भी 1 और 5 हैं, तो चलेगा। इसका मतलब ये भी आपका
प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स है, कोई तकलीफ नहीं यहाँ तक का। अब अगले वाले देखते हैं, इसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट में 1 और 9 आ रहे हैं, तो लो इसके प्रिंसिपल में 1, 5 और 9 आ रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि 1 और 9 इसमें भी है, 1 और 9 इसका इसमें है, तो इसका मतलब ये भी आपका प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स है। लेकिन अगर एक और मैं अगर बना दूं बेटा, यही 2, 3, 5, 6 करो, देखो अगर इसका मैं पहले कॉलम और थर्ड रो को गायब कर दूं, 2, 5, 3, 6, ये स्क्वायर सब मैट्रिक्स है, लेकिन इसके डायगोनल एलिमेंट जो हैं 2 और 6 हैं, इसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 1, 5, 9 है, दोनों कहीं से कहीं तक मैच नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये आपका नॉट प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स हो गया, नॉट प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स के बारे में आपको आ गया होगा। लेकिन पता है प्रश्न क्या बन जाता है, कल के दिन आपसे कोई ये प्रश्न पूछ सकता है, आपको कोई मैट्रिक्स दे दी जाएगी और आपसे पूछेगा कि बताइए भैया इसमें कितनी प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स बन सकती हैं, तो वहां पर बताना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है। तब तक मुश्किल हो सकता है जब तक आप उसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाए हो, लेकिन जब आप उसके कॉन्सेप्ट को समझ गए तो यकीन मानिए आप कैसी भी मैट्रिक्स वो क्यों ना दे दे, आप प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स के बारे में अवश्य बताओगे। अब अवश्य बताओगे, लेकिन उस अवश्य बताने से पूर्व आपको सीखना पड़ेगा। चलिए मैं आपको सिखाता हूं। यह है इफ A is a square matrix of order n, then total number of principal submatrix of A will lie from this। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां पर दो केस बनने वाले हैं। दो केस में क्या है, क्योंकि पहला केस बनेगा जब आपके पास जो मैट्रिक्स है उसकी सारी एंट्रीज जो है इक्वल है। केस पहला, ध्यान से देखना, केस फर्स्ट, इफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए आर इक्वल, सारे एलिमेंट इक्वल है। कैसे, ध्यान देखना, ए डॉट डॉट ए डॉट डॉट ए, ऐसे करके ए डॉट डॉट ए, कितने आया, n क्रॉस n ऑर्डर का। लेकिन यहां पर विशेष बात का ध्यान ये रखना है कि आपको प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स बनाना है। प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स बनाने के मतलब आपको ऐसी मैट्रिक्स बनाना है जिसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट ओरिजिनल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के सेम हो। तो कैसे बन सकता है, देखो 1 क्रॉस 1 के कितने मैट्रिक्स आप बना सकते हो, एक ही बना सकते हो बस, चाहे आप कहीं से भी उठाओ एक ही होगा। 2 क्रॉस 2 के भी आप स्क्वायर होना चाहिए ना, इसलिए एक ही बना सकते हो। 3 क्रॉस 3 का एक ही बना सकते हो, 2 क्रॉस 3 का नहीं चलेगा क्योंकि स्क्वायर सब मैट्रिक्स ही है। तो इसी प्रकार n क्रॉस n का आप कितने बना सकते हो, n बना सकते हो। ठीक है, तो टोटल प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स इस केस में कितने हुए, टोटल प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स इस स्थिति में आपके हो गए कितने, n। ठीक है, तो यानी कि मिनिमम तो कितने हो गए, n। अब दूसरा केस आएगा कि आपको बताना है कि मैक्सिमम कब होंगे, और मैक्सिमम के लिए क्या होता है जरा ध्यान देना, यहां पर लिखता हूं मैं, केस सेकेंड, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर डिस्टिंक्ट, सारे अलग अलग हैं। सारे अलग का मतलब A11 A12 डॉट डॉट A1n, A21 A22 डॉट डॉट A2n, और ऐसे करके AN1 AN2 डॉट डॉट ANn। कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, n क्रॉस n की। अब जरा ध्यान देखना, इसके सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट हैं। इसका मतलब आप 1 क्रॉस 1 की ये उठाओ, 1 क्रॉस 1 की ये उठाओ, 1 क्रॉस 1 की ये उठाओ, ये सारे के सारे इसके प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स हैं। आप 2 2 करके देखो, इन दोनों को लो तो ही प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स है। आप इसको 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 और इसको लो तो भी आपकी प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स हैं। इसी प्रकार कहने का आशय ये है कि कितने प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इन n में से एक मैट्रिक्स को लेने का तरीका आपका NC1 हो गया। इतने 1 क्रॉस 1 ऑर्डर के बन सकते हैं। दूसरा, या 2 क्रॉस 2 के कितने बन सकते हैं, आपके पास n कॉलम है, n कॉलम में से n रो है, n रो में से कोई भी 2 रो लेकर जो स्क्वायर मैट्रिक्स बन रही है उसके प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स कितने बन सकते हैं, NC2 बन सकते हैं। इसी प्रकार 3 क्रॉस 3 के NC3 बन सकते हैं। और लास्ट में पूरा का पूरा मैट्रिक्स उठा लो, ये बन गया, और इसका जो सम करोगे तो ये सम आएगा 2 की पावर n-1। तो कहने का आशय ये है कि जब सारे एलिमेंट्स इक्वल थे तो आपके प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स बने n। जब सारे के सारे डिस्टिंक्ट हैं तो आपके पास प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स कितने बने, 2 की पावर n-1। तो यहां पर आंसर कितना आ गया, 2 की पावर n-1।
तो आपसे कोई पूछेगा कि अगर कोई मैट्रिक्स है आपके पास जिसका ऑर्डर n क्रॉस n है और उसके कितने प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स बन सकते हैं, तो आप उसे उत्तर दोगे कि उसके प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स n और 2n-1 के बीच में होंगे, ना ही n से कम होंगे, ना ही 2n-1 से ज्यादा होंगे। और ज्यादा ही वो आपसे पूछेगा ना बताओ, तो आपको उसको बताना है कि आप पहले हमें यह बताओ कि किस तरह की मैट्रिक्स है, और जैसे आप हमें बताओगे किस तरह की मैट्रिक्स है तो हम उस मैट्रिक्स को देखकर टोटल नंबर ऑफ प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स एग्जैक्ट निकाल देंगे। फिलहाल के लिए आपका ध्यान ये रखना है कि प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स जो है n और 2n-1 के बीच में होते हैं। चलिए